नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बीते 36 घंटे से उत्तर प्रदेश में खेला चल रहा है। कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, कौन किसके साथ खड़ा होगा बगल में, लेकिन जा कहीं और रहा है, यह समझ में ही नहीं आ रहा है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आज दारा सिंह चौहान, दलित, शोषित, छोटे व्यापारी, किसान, आप शब्द देखेंगे तो लगेगा कि इस्तीफे का लेटर कहीं और टाइप हो रहा है। बस साइन इस्तीफा करने वाला कर रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह चौहान। घबराए नहीं, अभी और भी लोग हैं, दोनों तरफ के हैं। आज बीजेपी में भी 3 आ गए, अभी बीजेपी से कुछ लोग और जाएंगे। वो लिस्ट किसकी है? बस इंतजार दिल्ली में हो रहे महामंथन का है, जहां टिकट को लेकर फैसला हुआ नहीं कि बस विकेट गिरना शुरू होगा। मतलब एक मैच वहां साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम खेल रही है, विकेट यहां गिरने शुरू हो गए हैं राजनीतिक पार्टियों के। कौन कहां जाएगा, इस पर दिल्ली में हमारे रिपोर्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रविकांत सुबह से बीजेपी दफ्तर में ही है। लखनऊ में क्या हो रहा है आदर्श बताएंगे। इन लोगों के पास जाएं, अपने पैनल से आपकी मुलाकात कराएं। उससे पहले हम आपको सुनवा देना चाहते हैं कि दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा देते हुए कहा क्या। सुनिए पहले उनको। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। तो एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी में भी कई नेता शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव, पूर्व विधायक धर्मपाल यादव और कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी दिल्ली में मंथन कर रही है और बड़ी हिंद की फिराक में, लेकिन समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद समेत कई कांग्रेसी भी आ रहे हैं। यानी हर तरफ से इधर से उधर होने का कार्यक्रम चल रहा है। दारा सिंह के इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ फोटो ट्वीट की और कहा कि यूपी में मेला होवे, तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। ये केशव प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं। यानी वो सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की नाव डूब रही है। जा रहे थे तो किसी बेहतर नाव में जाते, और बेहतर नाव कहां से होगी, क्योंकि बीजेपी तो दावा कर रही है सरकार उनकी ही बन रही है। इस बीच एक बार फिर एसबीएसपी चीफ ओपी राजभर ने कहा कि वो अखिलेश यादव को यूपी का अगला सीएम बना ही दम लेंगे। राजभर साहब को भी एक बार सुन लीजिए। हमारे मोर्चे के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब लोग मिलकर के ये तय किए हैं कि चरणबद्ध तरीके से सूची जारी होगी और 403 सीटों पर हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा। और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ से प्रण लेके जा रहे हैं और हम लोग गाँव की ओर चल करके और गाँव को समझाने का प्रयास करेंगे कि जिन मुद्दों के आधार पे, चाहे वो जातिवाद जनगणना का हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफ़ी का हो, चाहे अन्ना पशु का सवाल हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति का सवाल हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री का सवाल हो, सारे मुद्दों पर हम लोग एग्री होकर के यहाँ से सब लोग गए। मोर्चा 403 पर लड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेगा मोर्चा। यानी हर
के बयान को सुनिएगा तो 100% गारंटी ऐसी लगेगी जैसे उनकी सरकार बन रही है। नेता किसी पार्टी का हो, बात में इतना वजन और दम लगता है, इतना कॉन्फिडेंस लगता है कि वोटर भी कंफ्यूज हो जाए कि अगर इनको वोट नहीं दूंगा तो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दूंगा। यह सियासत है, पॉलिटिक्स है। बीजेपी का दामन छोड़ते ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी तक पेशी का आदेश दिया है। 2014 में देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला बताया जा रहा है। ऐसे में आज के सवाल, अखिलेश का ऑपरेशन कमल तो योगी क्या करेंगे? मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान और कौन कौन जा रहा है? महामंथन हो रहा, समाजवादी पार्टी भी टूटेगी क्या? उत्तर प्रदेश की सियासत में इस उठापटक का क्या मतलब है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी थोड़ी देर में जुड़ेंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ, एक तरफ हमारे सहयोगी रविकांत बने हुए हैं जो दिल्ली में हलचल चल रही है, बीजेपी की बैठक चल रही है उसको लेकर, और दूसरे हमारे सहयोगी जो है वो लखनऊ में क्या खबर है उस पर जानकारी देंगे। रविकांत, पहले यहां दिल्ली में क्या चल रहा है इसके बारे में बताइए। उधर लोग बीजेपी छोड़ छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, इधर कौन सा मंथन चल रहा है और इस मंथन के बाद कितने जाने वाले हैं? देखिए, अभी एक दो और नेताओं के नाम चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी लगभग 60 से 70 सिटिंग जो एमएलए हैं इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, उनके टिकट काटने जा रही है। ये लगभग तय है। पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है सुशांत, उसमें पार्टी ने ये पाया है कि नाराजगी सरकार को लेकर नहीं है, नाराजगी सबसे ज़्यादा जो लोकल एमएलए हैं और मंत्री हैं उनको लेकर है। अगर पार्टी उनका टिकट काटती है तो उसके जीतने की संभावनाएं और जो सत्ता विरोधी लहर है उसको ख़त्म करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज पहले और दूसरे चरण के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि दोनों डिप्टी सीएम और खुद मुख्यमंत्री कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये सीट भी लगभग लॉक कर ली गई है। रही बात भारतीय जनता पार्टी से जो दो केंद्रीय मंत्री छोड़कर गए हैं जो कि पूरे 5 साल तक योगी कैबिनेट में रहे, इस बात की जानकारी पहले से भी पार्टी को थी कि अगर इनका टिकट कटता है या इनका हित नहीं सत्ता है तो ये पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये 2017 में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से आए हुए थे। ऐसे में एक दो और मंत्री हैं जो 2017 में ही बीजेपी का दामन थामे थे। हो सकता है कि 2 दिनों के बाद खबर मिले कि वो भी बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी और कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों, आदर्श आपके पास क्या खबर है उधर लखनऊ से? वहां समाजवादी पार्टी के भी कुछ लोग बीजेपी में जाने वाले हैं क्या? और बीएसपी और कांग्रेस की क्या स्थिति है? वहां भी कुछ हलचल देखने को मिल रही है क्या? देखिए, कांग्रेस के सबसे कम विधायक इस पूरे विधानसभा में थे और कांग्रेस के इन विधायकों में से एक विधायक जो है मसूद अख्तर, उन्होंने आज टाइम्स नाउ नवभारत पर ब्रेकिंग देते हुए खुद पार्टी छोड़ी है और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से हम मिलने जा रहे हैं और उनके आदर्शों के हिसाब से हम आगे चलेंगे। ये भी कहा है कि चूंकि बीजेपी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे और कांग्रेस में वो दम नहीं है कि जिससे वो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात दे सके। ऐसे में समाजवादी पार्टी के दामन थाम रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कई विधायक इससे पहले एमएलसीज जो थे उन्होंने बीजेपी का थामा था और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बीजेपी के कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देकर अगले दिन उनके साथ अखिलेश यादव के साथ फोटो आती है, ऐसे में ये पूरी तरीके से अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी है कि हर दिन तकरीबन 3 से 4 दिनों तक इस पूरे मुद्दे को गर्म रखा जाए, जिससे ये जनता में संदेश दिया जाए कि उनके साथ बीजेपी के तमाम लोग हर दिन अपनी पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अगले 6 से 7 दिनों तक ऐसे और भी वो नाराज मंत्री, वो जो आरोप लगाते हैं कि उनकी उपेक्षा की गई है वैसे मंत्री, साथ ही साथ वो भी लोग मंत्री और विधायक शामिल हैं जिनके टिकट कटने की उम्मीद इस बार के विधानसभा चुनाव में है और जिनको इस बात की आशंका हो गई है कि उनके टिकट कट सकते हैं, वो लोग छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। अब ऐसे में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं जरा उनसे भी चर्चा करें। घनश्याम तिवारी जी, जो जानकारी मिल रही है
कि कई लोगों के जिन्होंने काम नहीं किया, जिनको लेकर गुस्सा है, उनके टिकट कट सकते हैं। क्या उन सब के लिए समाजवादी पार्टी के द्वार खुले हैं? और ऐसे लोगों को क्यों लेना जो उनके काम के नहीं है, वो आपके काम के कैसे होंगे? नमस्कार सुशांत जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। अगर काम नहीं किया और टिकट कट सकते हैं तो आदित्यनाथ जी का तो टिकट कट चुका है। जहां तक अगर मैं कुछ आपको आंकड़े दूं, 2016 से 2020 के बीच इन 5 सालों में 182 MLAs ने अनेक पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आएगी, किसी को 10 करोड़, किसी को 20 करोड़, कहीं सरकारें तोड़ी गई, कुछ किया गया। इसकी तुलना में इन्हीं 5 सालों में केवल 18 MLAs भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य पार्टी में गए। अगर आप पिछले 1 महीने का आंकड़ा देखें तो सिर्फ पिछले 1 महीने में 18 नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें 12 MLAs हैं, 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तोड़ा है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की तरह ये करोड़ों का तंत्र, CBI, ED, IT नहीं है। हमारी मंशा सरकार तोड़ने की भी नहीं है, तो जनता तोड़ रही है। हमारी मंशा है कि एक ऐसी सरकार जो अच्छे दिन के वादे पे आती है और हर किसी को विरोध नहीं दिखाती है, बेरोजगारी को मुद्दा नहीं मानती, महंगाई को मुद्दा नहीं मानती, छुट्टे जानवर को मुद्दा नहीं मानती, किसानों के साथ हुए अन्याय को मुद्दा नहीं मानती। अब इनके पास कुल मिलाकर के इनके पास सिर्फ टेनी रह जाएंगे। रविंद्रनाथ त्रिपाठी भदोई के विधायक हैं, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन जाहिर कर दिया है सोशल मीडिया पे। तो अंत में इनके पास सिर्फ टेनी रह जाएंगे और आदित्यनाथ रह जाएंगे। और ऑलरेडी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में टकरार हो रही है। तो यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी दंगाई नेता हैं, माफिया नेता हैं, वो पार्टी छोड़ के चले जाएं। मुझे लगता है ये इशारा आदित्यनाथ की तरफ है। और मुझे लगता है घनश्याम भाई, इसमें 2 प्रश्न है। एक कि आपकी तरफ के लोग भी तो छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरा कि जो इनके यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे और उनको चुनाव के 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले समझ में आए कि भाई ये तो गलत सरकार है, गलत नेता है, गलत पार्टी है, उन लोगों की निष्ठा पर आपको यकीन हो रहा है क्या कि आपके साथ वो ठीक से रहेंगे? राजनीति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो किसी के साथ जिस तरीके से एक तरफा न्याय करती है, जैसे जो कि उनका नेता था, जिसे अनेक मीडिया चैनल में दिखाया, अब तो जाहिर हो गया, उसके ऊपर रेड करके उसके पैसे दिखाकर एक प्रधानमंत्री कहने लगे कि ये तो समाजवादी पार्टी के हैं। तो जब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, तो जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार को देख रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे, अब उनके पास अवसर है और इसीलिए वो स्वयं उस अवसर के आधार पर बेहतर उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कल ही कहा था कि स्वामी प्रसाद पर सर आप खुद ही कह रहे हैं अब उनके पास अवसर है, तो वो अवसरवादी हुए ना सर, कि उन्होंने 5 साल तो मुंह बंद रखा, अब अवसर है तो निकल रहे हैं। उनके एजेंडे में पब्लिक कहां है? जवाब दे रहा हूं। मैंने कल ही कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो केवल झांकी है, केशव प्रसाद और स्वतंत्र देव सिंह बाकी है। जहां पर ठाकुरवाद की राजनीति चरम पर है, वहां पर देखिए ये स्पष्ट है कि लंका दहन हो रहा है, इसीलिए आ रहे हैं चौहान, और भी आएंगे बहुत सारे हनुमान। अहंकार की लंका का दहन हो रहा है। आप प्रदेश में इस तरीके की अपराजिता सारंगी जी, ये लंका दहन हो रहा है और इसलिए लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का कहना है, जो लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर जाते हैं, दारा चौहान छोड़कर जाते हैं, तो क्या आपको कोई नुकसान उत्तर प्रदेश में नहीं होगा? ऐसा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, स्टेट कैबिनेट को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इन लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान का भाव है, हमारे साथ रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं। जरूर कोई कारण रहे होंगे, अगर हमारे साथ बातचीत हुई रहती, सारे कारण अगर टेबल पर आ जाते और सकारात्मक परिवेश में उनके मन में जो असंतोष है हमें अगर कहते, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उस पर गौर फरमाते और हम उचित पदक्षेप लेते। देखिए, ऐसा है कि 5 साल तक श्री मौर्य जी और श्री दारा सिंह जी मोदी योगी के कैबिनेट में थे। अचानक 5 साल बाद मंत्री होने के बावजूद उन्हें योगी जी का काम का ढंग अच्छा नहीं लगा। यह मुझे लगता है अवसरवादिता की चरम सीमा है। देखिए, हर एक निर्वाचन के पहले दल बदल होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत लोग हैं जो आ रहे हैं, बहुत लोगों ने अपनी पार्टी को छोड़कर हमारी तरफ रुख किया है, वो आगामी दिनों में आप जान जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर 2-4 जाए भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इन पर लोगों के जिसे प्रति आप हमारे अवसरवादिता मन में बता रही हैं संभावना अपराजिता जी, रहेगा। वो ये भी हो सकता है जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश के रामविलास पासवान है, थोड़ा भांप लेते हैं कि हवा का रुख किधर है। हो सकता है उनको लग रहा हो बीजेपी हार रही है इसलिए निकल गए। नहीं, आपने अभी कुछ दिन पहले इनफैक्ट सारे टीवी चैनल्स में सर्वे रिपोर्ट्स देखा है, और सर्वे रिपोर्ट्स में आप जानते हैं कि हम जीत रहे हैं, स्कोर बोर्ड ही सारी बात कह रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े सर्वे हो रहे हैं, सैंपल साइज बहुत बड़ा है और बहुत सारे टीवी चैनल्स ने इसे कराया है, हर जगह यही बात है कि मोदी जी और योगी जी की सरकार फिर से आ रही है, डबल इंजन फिर से आ रहा है। तो हम तो विकास की राजनीति को लेकर निर्वाचन में गए हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ हम लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, और जहां तक अदल बदल की बात है यह चलता रहेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि 5 सालों तक योगी जी की सरकार के काम अच्छे लगे और ठीक जब अवसरवादिता का प्रदर्शन करने का समय आया तो उठ के चले गए। आप याद करें, श्री मौर्य जी की जो पुत्री हैं वो लोकसभा में मेरी सहकर्मी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, स्टेट कैबिनेट में जगह दी, और उसके अलावा मैडम संघमित्रा को लोकसभा का टिकट भी दिया, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से उनकी जीत भी हुई, वो मेरे साथ लोकसभा में बैठती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना करना था अपने कर्मियों के लिए करती है, खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हम सबके साथ, तो आपने अपनी सहकर्मी से पूछा नहीं फोन करके कि वो तो अभी भी बीजेपी की सांसद हैं, उनके पिताजी को क्यों लग रहा है कि बीजेपी ठीक पार्टी नहीं है? देखिए, ऐसा है कि टीवी चैनल पर सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आदरणीय श्री मौर्य जी को सोचना चाहिए था। अगर हड़बड़ी में फैसला न लेते तो बेहतर होता, सोचना चाहिए था। फहरिस्त लंबी है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया उनके परिवार के लिए, मुझे लगता है फहरिस्त बहुत लंबी है। बड़े उदार मन से अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अवदान देखें तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ही विल बी रिग्रेटिंग दिस डिसीजन। ठीक है, पार्टी ने बहुत किया लेकिन अवसरवादी नेता चले गए, ये अपराजिता सारंगी कह रही हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से ये उत्तर प्रदेश में किसकी तरफ हवा बह रही है, ये दिखाने का परिचायक हो सकता है, या जिन लोगों ने काम नहीं किया उनके पार्टी छोड़कर जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो दिग्गज नेता है, ताकतवर नेता है, अगर वो छोड़कर जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसा नहीं है कि उनके जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद अपने उस बेटे को जिसको 2-2 बार टिकट मिला, उसको टिकट नहीं मिलेगा इसकी वजह से जा रहे हैं तो भाजपा के लिए तो अच्छा होगा ना, उसके कार्यकर्ताओं को जगह मिल जाएगी। और देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी उस शैली में आ गई है जिसके लिए वो जानी जाती है। देखिए, अच्छा भी है, ये बड़ा आरोप लगता है कि मीडिया भाजपा को कम दिखाता है, भाजपा को ज्यादा दिखाता है, सपा को कम दिखाता है। चर्चा सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इन सब की हो रही है। और देखिए, हमारे साथी हैं घनश्याम तिवारी जी, वैसे तो ये बहुत फैक्ट वगैरह बोलते हैं, लेकिन आज बोलते रह गए, शायद चेक नहीं किया, झूठ निकल गया इनके मुंह से। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने खंडन किया है भी। दरअसल राजनीति का ये वो समय है जिस वक्त एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, कोई झूठ बोलेगा, कोई सच बोलेगा, कुल मिला के ये हल्ला बोल जैसे अंदाज का समय है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता अब लागू हो गई है। मुझे लगता है कि अभी हम ये कहें कि किसी पार्टी को नुकसान हो गया या लाभ हो गया, मुझे नहीं लगता है। हाँ, इतना जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से एक मोमेंटम समाजवादी पार्टी के पक्ष में जरूर क्रिएट हुआ है। लेकिन अब कई उसमें खबरें आ रही हैं। एक विधायक की बेटी ने कहा कि हमारे पिता को तो जबरदस्ती ले जाया गया। अभी रविन्द्रनाथ त्रिपाठी विधायक हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे नाम से फर्जी चिट्ठी जारी कर दी गई, किसने की, हम एफआईआर कराएंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी हल्ला बोल के अंदाज में ये सब करेगी तो जनता को फिर दूसरी भी चीजें याद आने लगती हैं। तो मुझे लगता है फिर वो मोमेंटम जो है, जो गेन हुआ है, उसमें मुश्किल पड़ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी पर हर्षवर्धन जी, ये इस बार चुनाव का नया तरीका है, नया दौर है। हर्षवर्धन भाई, चुनाव का इस बार नया तरीका, नया दौर, आप बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर पाएंगे, आपको शायद लोगों के घरों तक जाना होगा, डिजिटल माध्यम का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। तो उसमें ऐसा हल्ला बोल क्यों ना प्रभावी हो? ठीक है, वो बोलते रह जाएं कि भाई मैंने नहीं चिट्ठी लिख के दी, लेकिन उसके पहले हल्ला मच जाए कि वो भी जा रहे हैं, तो हो सकता है 4 और लोग चले जाएं कि सब जा ही रहे हैं, भाई हम भी चलें, और लगता है उधर ही माहौल बना हुआ है। लेकिन समय ऐसा है ना कि तुरंत तो हल्ला बोल का जवाब भी आ जाता है ना। 1 घंटे भी खबर नहीं टिकती है और झूठ सामने आ जाएगा।
तो मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और राजनीति का समय है, बहुत चरम है, बहुत मुश्किलें हैं, उस मुश्किल के बीच में ये सब होगा। हर कोई एक दूसरे की पार्टी तोड़ेगा। और जाहिर है इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए अखिलेश यादव जी का फोकस बहुत क्लियर है और बहुत अच्छे से वो रणनीतिक तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, इमरान मसूद न सिर्फ चले गए, उन्होंने जाते जाते ये भी कह दिया कि कांग्रेस से ना हो पाएगा। तो ठीक है, एक तरफ ये आरोप लगना कि भाई चलिए ये पार्टी ठीक नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इमरान मसूद का जाना, समाजवादी पार्टी में जाना, क्या ये दिखा रहा है कि आपके साथ मुसलमान वोट भी नहीं है और इसका आकलन करके वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए? कांग्रेस के लिए स्थिति कितनी खराब है? सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश को धन्यवाद दे दूं कि देश में जो मूर्ख तंत्र चल रहा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए आप जो लोकतंत्र का जो आम आदमी का प्रोग्राम दिखाते हो, लोकतंत्र वर्ड को यूज कर रहा हूं, उसको शक्ति देने के लिए उत्तर प्रदेश को एडवांस में मैं धन्यवाद देता हूं। अब आप जो कांग्रेस पार्टी की बात करो, 32 साल से कांग्रेस पार्टी बहुत विचित्र सी स्थिति में थी नहीं कहीं पर फ्रेम में। अब वो प्रियंका गांधी जी ने इतनी मजबूत करी है, गांव गांव में कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बीजेपी की जैसे हल्ला मचाना ये सब मैं नहीं करता, जैसा अभी ये बता रहे थे अपने को हर्षवर्धन जी। कांग्रेस की स्थिति 32 साल बाद आप भी देख रहे होंगे, कांग्रेस की पूरे 403 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत है। प्रियंका गांधी की रैली में भीड़ आई है, जगह जगह कांग्रेस का झंडा भी लहराने लगा। जो बीच में मैं भी गया 2-3 बार चुनाव, झंडा भी नहीं चलता था, वो भी चलने लगा। लेकिन जो मेन मैं आपको बात कर रहा हूँ, चारों राज्यों में कांग्रेस आ रही है और उत्तर प्रदेश में विपक्ष आ रहा है, ये तय है। लेकिन विपक्ष और कांग्रेस नहीं आ रही है, ये मोदी जी की जो आर्थिक नीति है, जिससे रोटी रोजगार का संकट है, महंगाई और निजीकरण से SC ST परेशान है, उस नीति का विरोध हो रहा है। ये गलतफहमी ना पाले विपक्ष पार्टियां। घनश्याम जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये तय है कि विपक्ष आ रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपकी मेहनत से नहीं आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोदी जी की नीतियों के कारण आ रहा है। आप देखिए, याद करिए, हर्षवर्धन जी को भी याद होगा 1977 में जब इंदिरा जी हार गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनता पार्टी का ही पार्ट थी, उस समय तो जनसंघ थी, हल्ला मचाने लगे इंदिरा गांधी उनको गिरफ्तार करो, ये करो, तो 3 साल में वापस चले गए। वैसे ही इन्होंने 7.5 साल क्या किया है, गांधी परिवार से कहीं ना कहीं इनको भय है कि भाई गांधी परिवार सक्रिय रहेगा राजनीति में तो हमारी कभी 300 सीटें जो आई हुई पार्लियामेंट में, हम कभी भी सत्ता को खो सकते हैं। लेकिन वरुण भाई, आपने 2 चीजें तो स्पष्ट कर दी। आपने वरुण भाई 2 चीजें तो स्पष्ट कर दी। एक, आपने ये कह दिया कि विपक्ष आ रहा है। अगर आप कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी आ रही है ये ना कहकर विपक्ष कह रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी तो नहीं आ रही। और आपने घनश्याम जी को ये कहकर कि भाई आपकी वजह से नहीं आ रहा है, इसका मतलब उनको ये बता दिया कि आप वही आ रहे हैं, विपक्ष में समाजवादी पार्टी आ रही है। तो ये 2 चीजें तो आपने क्लियर कर दी, कांग्रेस नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी का इनको बहुत फायदा हो रहा है प्रियंका गांधी की रैली से। मैं आपको बताऊं, महिलाओं का जो 40% उन्होंने आरक्षण किया है, मैं देखिए एक नॉर्मल बातें करता हूं, मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी उससे इनको क्या फायदा हो रहा है, जरा बताइए। मैं बता रहा हूं को पिछले चुनाव में जो ट्रिपल तलाक की बात आई थी, उससे मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की तरफ आकर्षित। जो महिलाओं का मुद्दा प्रियंका गांधी जी ने उठाया है, महिलाएं प्रियंका गांधी जी से बिल्कुल इंप्रेस्ड हैं और इसलिए वो इनको फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी से विमुख होंगी। और जो महंगाई का मुद्दा है, देखिए महंगाई, रोटी रोजगार ऐसा है, हर आदमी परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। अब आप घनश्याम भाई, आप समझ गए, आपकी पार्टी जो है वो चुनाव में कहीं नहीं थी। ये तो कांग्रेस पार्टी है जो मोदी जी के साइलेंट वोटर्स को काट रही है, आपको फायदा पहुंच रहा है, आप मुद्दा भी ढंग से नहीं उठा पा रहे। आपको फूल भिजवाना चाहिए वरुण भाई के यहां भी, प्रियंका जी के यहां भी, राहुल जी के यहां भी। वो खुद भले ना जीत पाए लेकिन आपको जिता रहे हैं। नहीं, मैंने 32 साल बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है उत्तर प्रदेश में, ये तो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लगेगा। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी भी है, मैंने नहीं कहा समाजवादी पार्टी है। घनश्याम जी, घनश्याम भाई, क्रिकेट में रनर का जो आप एक्स्ट्रा रनर मंगाते थे वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गया है। आप बैटिंग कीजिए, रनिंग कांग्रेस करेगी आपके लिए। आप सिर्फ बैटिंग कीजिए, दौड़ेंगे वो सारा। सुशांत भाई, ब्राह्मणों पे जो अत्याचार 5 साल में हुआ है ना, उसका रिजल्ट पता लगेगा। ब्राह्मण वोट जिधर जाएगा वो पार्टी। घनश्याम जी को वो ध्यान रखने की आवश्यकता है, हम तो रख ही रहे हैं, आपको ध्यान रख। दूसरा जो मैं बता रहा हूं, देखिए, ठीक है घनश्याम जी, जवाब दीजिए।
घनश्याम जी जवाब दीजिए। घनश्याम जी एक बात और सुन लें, जो ग्राउंड लेवल पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उससे बूथ लेवल पे विपक्ष को हमको सबको लड़ना आवश्यक है। वो चीज ये गड़बड़ी कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान रखना है, ऊपर ही ऊपर नहीं रखना। आप अरे गजब किए हुए हैं सर, वो आपको साइकिल पर बैठाने को तैयार नहीं है, आप पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। नहीं हम तो आ रहे हैं। घनश्याम जी जवाब दीजिए। 4 राज्यों में क्लीन स्वीप है और उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों में 4 राज्यों में आ रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूं, चारों राज्यों में आ रही है, क्लीन स्वीप कर रही है कांग्रेस पार्टी। आप देख लेना, आप हम फिर बैठेंगे, आप देख लीजिएगा। जो शरद पवार जी को इन्होंने नोटिस दिया था उस समय भी मैं नेशनल चैनल्स पे था, मैंने कहा था महाराष्ट्र में बीजेपी खराब होगी, और बीजेपी खराब हुई क्योंकि जबरदस्ती मराठा छत्रप को आज। घनश्याम जी मैं आपको कह रहा हूं, पीछे साइकिल में पीछे कैरियर लगवाइए और इनको बैठा लीजिए। 4 राज्यों में आ रहे हैं और में आपको जिता रहे हैं, इससे बड़ी कौन पार्टी होगी बताइए। घनश्याम जी जवाब दीजिए, आप खाली मुस्कुरा रहे हैं। घनश्याम जी को बोलने दीजिए। आप घनश्याम जी मजे ले रहे हैं, आप घनश्याम जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बोलिए। मैं तो सच बोल रहा हूँ, देखिए रिपोर्ट की बात है, मुंगेरी लाल की जैसे कहते 300। अरे नहीं, घनश्याम जी मजे ले रहे हैं सर, मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं रहे। घनश्याम भाई बोलिए। घनश्याम जी भी 300 पे नहीं आ रहे, अखिलेश जी कह रहे हैं और योगी जी कह रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है, लेकिन विपक्ष आ रहा है, संयुक्त विपक्ष आ गए। मैं आपको बता देता हूँ 10 मार्च का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, और मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, या कांग्रेस के प्रवक्ता हो, हर तरफ से ये गूंज रहा है कि उत्तर प्रदेश दोबारा बुनियादी मुद्दों की लड़ाई वाली सरकार देगा, जहां पर बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होगी। ये उल जलूल बातें 80-20 और किसने डुबकी लगाई, किसने डुबकी नहीं लगाई, इस तरह की बातें आप देखिए, अगर सरकार बनेगी एजेंडा ही नहीं रहेगा। एजेंडा समूचा रहेगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, एजेंडा रहेगा कि किस तरीके से महंगाई में जो गरीबों के घर और मध्यम वर्ग के घर जो ध्वस्त हो रहे हैं। घनश्याम भाई मैं मान गया एजेंडा क्या रहेगा। मैं तो आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जो कह रहे हैं 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं, वो अखिलेश खुद से आ रहे हैं या कांग्रेस के पुश की वजह से या कांग्रेस की वजह से आ रहे हैं, जैसा वरुण जी कह रहे हैं। देखिए इस दृष्टि से तो सबसे बड़ी पोस्ट तो आदित्यनाथ जी ने स्वयं की है और मोदी जी ने स्वयं की है। किसने कहा था झूठे झूठे वादे कीजिए, 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दे जाएंगे, आदित्यनाथ जी 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। किसने कहा था ऐसी अत्याचारी सरकार चलाइए, किसने कहा था कि 3 जी को मंत्री बनाए रखिए। तो इतनी बड़ी मोहब्बत के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसी भगदड़ मची है कि जितने 5 साल में उनके विधायक नहीं टूटे, उतने विधायक स्वयं बिना किसी हमारी तरफ से, हम तो इस तरह की का खेल नहीं खेलते जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में शाबाशी भी दी थी। हम बात स्पष्ट कह रहे हैं कि ये भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची है क्योंकि उनका बुनियादी मुद्दों से विश्वास हो गया है, और इस चुनाव में उनके लिए दो मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल कि तमाम प्रयासों के बावजूद इस चुनाव को वो लोग पोलराइज नहीं कर पाए या लोगों के बीच में नफरत नहीं पैदा कर पाए, और दूसरी उनकी मुश्किल है कि घनश्याम जी आप एक तो कांग्रेस पर बोलने से बच रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, आपको बोलना चाहिए बेबाक होकर। चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। इस प्रदेश में किसान का भला हो, नौजवानों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर जो कारोबार से बन सकते हैं हो सकते हैं उन तरफ लेकर के जाएं। और जनता याद कर रही है किस तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, किस तरीके से पुलिस को डायल 100 दिया गया था, किस तरीके से समाजवादी पेंशन मिली। ये तमाम चीज़ों को मिलते हुए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार बन करके आएगी। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है, और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। सर आज जितने लोग भाजपा से कई और विधायकों ने भी इस्तीफा दिया, कब तक वो लोग शामिल होंगे? क्योंकि आज कांग्रेस से भी 2 और विधायक आपके में शामिल हो गए हैं, बाकी लोगों की ऑफिशियल, और आज एक बड़ी बैठक भी हुई है। देखिए लगातार जो पार्टी में आ सकते हैं उनको लाने का काम, उनको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। सर आज जो बैठक हुई है, सारे आपके जो समर्थक दल हैं उनको सीट को लेके कब सूची जारी होगी? बड़ा एक सवाल लोगों में। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, और हर फेसेस के चुनाव हैं, बहुत जल्दी नॉमिनेशन से पहले लगातार नाम आएंगे, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैदान में लड़ने की पाबंदी लग गई है। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जगह पर घर जाकर के मोहल्ले में और जहां रहते हैं वहां मदद करें।
तो मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता फिजिकली काम करेंगे। सर फर्स्ट सेकंड फेज की अगर बता देते कब जारी होगी? बहुत जल्दी फर्स्ट और सेकंड फेज की सूची आ जाएगी। अखिलेश यादव को सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं 80% लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और 20% बीजेपी से नाराज हैं। मतलब कि करीब 20% हो सकता है विपक्ष के दूसरे पार्टियों को चला जाए, 80% समाजवादी पार्टी के पास आएगा, तो बीजेपी को इसका मतलब 0 सीट आने वाली है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे पास सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के बीच चर्चा हुई है। पार्टी नेताओं की राय है कि अयोध्या हिंदुत्व और विकास दोनों का मॉडल है, इसलिए मुख्यमंत्री को अयोध्या से चुनाव लड़ाना चाहिए। अवध क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश में सकारात्मक संदेश जाएगा। आखिरी फैसला जो है वो अभी लिया जाना बाकी है, लेकिन बड़ी खबर, पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि चर्चाएं हो रही हैं बैठकों में, बीजेपी की बैठकों में, कि योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाया जाए। रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या कितना परसेंट कहें कि फैसला जो है ये लगभग हो गया है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये कहा है कि पार्टी उन्हें जहां से चुनाव लड़ाना चाहती है वो उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की जो टीम इस वक्त बैठकर केंद्रीय नेताओं के साथ बातचीत कर रही है इस सीटों, उसने अपनी तरफ से ये सुझाव रखा है कि अगर अयोध्या की सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो ये पार्टी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हिंदुत्व के साथ साथ डेवलपमेंट के मॉडल को आगे बढ़ाते हुए पार्टी उनके चेहरे का वहां पर फायदा ले सकती है। इसके साथ ही जानकारी ये भी दी जा रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पार्टी 2 जगहों से चुनाव लड़ाए, उनमें से एक सीट गोरखपुर की, क्योंकि गोरखपुर में वो लंबे समय तक सांसद रहे हैं और वहां से सिर्फ नामांकन करने के बाद वो पूरे प्रदेश में प्रचार कर सकते हैं, वहां किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दोनों डिप्टी सीएम ने भी अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं। बताया ये जा रहा है कि कौशाम्बी के अंदर सिराथू विधानसभा सीट है, वहां से केशव प्रसाद मौर्य, और लखनऊ की किसी एक सीट से दिनेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। और इसके पीछे मकसद यही है कि इन बड़े नेताओं को उतारने से उस एरिया की अगल बगल की जो सीटें होती हैं उन पर खास प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। ठीक है रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर रविकांत राय निकाल कर ला रहे हैं कि सांस्कृतिक पहचान वाली नगरी है, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, उसके लिए इस सरकार ने बहुत काम किया है और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वहां जाकर चुनाव लड़ें। और जो महत्वपूर्ण बात अभी रविकांत ने भी कही है कि अगर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो शायद उनको कुछ भी, और जिसको कहते हैं ना, क्योंकि वो सीट एक ऐसी सीट है, अयोध्या भी जाएंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक नए सिरे से नई सीट पर जाना, मुझे लगता है कि ये सेंटिमेंटल फैसला है। और जहां तक असर की बात है तो अगर योगी आदित्यनाथ की किसी एक सीट से लड़ने पर असर पड़ेगा तो मुझे लगता है 403 सीटों की रणनीति बनानी है भारतीय जनता पार्टी को, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा अपना निजी मत है। ठीक है, अपराजिता जी, क्या ये भावनात्मक फैसला ज्यादा लग रहा है? हालांकि अभी इस पे आखिरी मुहर लगनी बाकी है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं, वो तो वैसे ही आपके लिए जो है थोड़ी सेफ सीट होनी चाहिए या सेफ एरिया होना चाहिए, उनको तो वहां से लड़ना चाहिए जहां से चुनौती हो। देखिए, ऐसा है कि 403 सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ है। यह कहना कि यह सेफ नहीं है और वो सेफ है, यह बिल्कुल गलत है। मैंने अभी दूसरे पार्टियों के वक्ताओं को सुना और ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात याद आ गई और इनके आत्मविश्वास काबिले तारीफ है, दाद देनी होगी। जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, अगर वो अवध क्षेत्र से खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश में बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा और ये उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है, इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं और उनके साथ विपुल जन समर्थन है। देखिए, हम हिंदुत्व और विकास के मॉडल को लेकर कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास गई और भारतीय जनता पार्टी का विपुल समर्थन मिला है। जितनी 250 रैलियां हुई और जितनी भी सभाएं हुई, आप देखें उन सभाओं के वीडियोस को देखें, जिस तरह का समर्थन मिला है मुझे लगता है। और जो टीवी चैनल्स के द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं उन्हें देखें। वैसा ही समर्थन अखिलेश यादव की रैलियों में भी मिल रहा है। शोर करने की जरूरत नहीं है। हम निश्चित तौर पर सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी बार हमारी ही सरकार होने वाली है। हम विकास की राजनीति को लेकर, हिंदुत्व की राजनीति को लेकर हम सब नहीं, पर वैसी ही भीड़ तो अखिलेश यादव की रैलियों में भी आ रही है अपराजिता जी। वो हेलीकॉप्टर देखने आ रही है। 2017 के पहले उन्होंने जिस तरह के कारनामे किए हैं, किस व्यक्ति ने ऐसा कारनामा किया, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो बड़े हुए हैं वो देखने आ रहे हैं। युवा वर्ग की संख्या उनकी रैलियों में बहुत थी, मैंने देखा है। मैंने बहुत सारी रैलियों को बड़े क्लोजली देखा है, तो उन्हें देखने आ रहे हैं। और जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की स्थिति थी, ये क्या बात हुई कि उनको देखने आ रहे हैं और आपको सुनने आ रहे हैं और आपको वोट देंगे और उनको देखकर चले जाएंगे, ये एनालिसिस कैसे हुआ? देखिए, ऐसा है कि कुछ दिनों की बात है, अभी सारी बातें स्कोरबोर्ड पर आ जाएंगी और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इस बार सरकार बना रही है। और ये जो अदल बदल, कोई पार्टी को तोड़ेगा, कोई पार्टी को जोड़ेगा, दूसरे पार्टियों से भी लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो ये तो चलता रहेगा। और जो जा रहे हैं उनके लिए भी हमारे मन में सम्मान है, किसी भी तरह की कटुता नहीं है। हाँ, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। घनश्याम जी, ये बताइए कि अभी अखिलेश जी जो कह रहे थे कि 80% जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और 20% बीजेपी से नाराज हैं, तो मतलब समाजवादी पार्टी के साथ न भी हो तो भी बीजेपी को तो वोट करेंगे नहीं, तो बीजेपी को एक भी वोट नहीं पड़ेगा या एक भी सीट नहीं आएगी क्या? ये बयान अपने आप में हास्यास्पद लगता है। मतलब कॉन्फिडेंस हो लेकिन इतना ना हो कि पकड़े जाएं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में। देखिए, कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस की बात यह है कि आदित्यनाथ जी जब अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी का अंडर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। इतनी बड़ी सरकार, कहे 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, 300 से ऊपर विधायक, 60 से ऊपर सांसद, और उसके बाद घूम फिर करके इनके पास कोई एजेंडा नहीं है देने के लिए। एक ही चीज जो इनको लगती है संपनिषेध हो जाएगी और लोग उनको वोट देने लगेंगे, वो ये कि आदित्यनाथ जाके अयोध्या में चुनाव लड़े। इसमें दिक्कत ये है कि कहीं आदित्यनाथ जी वहां से हार गए, इसकी संभावना पूरी हुई है। जिस तरीके से वहां जमीन का घोटाला हुआ है, तो उनके पास वापस जो हमने टिकट कटाया है उसका उपयोग करके वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आदित्यनाथ जी घिरे हुए हैं और उनकी सरकार की दुर्दशा के चलते जिस तरीके से मंत्री विधायक छोड़ के जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में भी घिरे हुए हैं। जहां तक हमारी ये मंशा है, हम चाहते हैं कि कोई भी इलेक्टेड लीडर इस तरह का हेट स्पीच न दे कि ये 80 वर्सेस 20 की लड़ाई है। वो एक हेट स्पीच था, उसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। हमें लगता है हर चुनाव पर घनश्याम जी, योगी जी अगर कॉन्फिडेंट हैं इसलिए तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो पहले कह दिया था कि चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब तो वो चूंकि योगी आदित्यनाथ लड़ने लगे तो उनको एक पोस्चरिंग के लिए लड़ना पड़ रहा है और वो कह रहे हैं जहां से पार्टी तय करेगी। तो वो तो कॉन्फिडेंस लेवल किसका ज्यादा है? वो तो योगी आदित्यनाथ के फेवर में जाएगा। फिर इसका मतलब 2017 में कॉन्फिडेंट नहीं थे, जो चुनाव नहीं लड़े थे। देखिए, ये चुनाव लड़ना नहीं लड़ना अखिलेश यादव जी ने कहा है, वो बयान आप दिखा सकते हैं कि पार्टी उन्हें जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। जब उन्होंने इतने बड़े बदलाव के, इनकलाब का माहौल बना दिया अपने प्रयासों से और बुनियादी मुद्दों पे बात करते करते, तो चुनाव लड़ना उसका एक स्टेप है, उसका कोर नहीं है। लेकिन अयोध्या में जाके चुनाव लड़ना आदित्यनाथ जी की मजबूरी है कि अब कुछ और कहने को बचा नहीं। तो कहां अखिलेश यादव कहां से लड़ेंगे? मान लीजिए अब आप कहेंगे कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने पार्टी में आपसे पूछ लिया कि घनश्याम भाई बताओ मैं कहां से लड़ूं, तो आप क्या बताएंगे कहां से लड़ना चाहिए? देखिए, मैं तो सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, तो मैं इस तरह की चर्चा मुझसे नहीं पूछी जाएगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं कि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जहां से लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं का हुजूम, जनता का हुजूम, उन युवाओं का हुजूम जो रोजगार पे चर्चा चाहता है, जो उन गरीबों का हुजूम जो महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, सब समर्थन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। ये भगदड़ इस मुद्दे पे नहीं है अखिलेश जी कहां से चुनाव लड़ेंगे या आदित्यनाथ कहां से लड़ेंगे। भगदड़ इस मुद्दे में है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वरुण भाई, प्रियंका वाड्रा कहां से लड़ेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है 80-20 योगी जी खुद ने एक्सेप्ट लिया। 80% उनके साथ नहीं है, 20% ही है।
जैसे चुनाव के बाद हार भी जाए तो उनको कहना पड़े ये बात। अब मैं आपको कह रहा हूँ मूर्ख तंत्र का जो अंत होने वाला है उत्तर प्रदेश से होगा। ब्राह्मण वोट इसका बिल्कुल न्यूक्लियस रहेगा। ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, ब्राह्मण जिधर जाएगा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। बार बार ये योगी जी कह रहे हैं, ब्राह्मणों को योगी जी के नाम से अंदर सुरे चलते हैं। आपके मैं तो पूछ रहा हूं, प्रियंका वाड्रा कहां से लड़ेंगी? आप बता रहे ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देगा, प्रियंका वाड्रा कहां से लड़ेंगी? मेरी बहन उस पर भी आ रहा हूं, मेरे को 1-2 मिनट तो दे दो, सबको दिए हैं आपने। मैं कह रहा हूं जो कोरोना काल में यूपी का मजदूर वर्ग जिस प्रकार उन्होंने देखा, भयंकर मंजर हमने देखा, रोटी रोजगार, महंगाई, निजीकरण से SC ST आप पता लगा लीजिएगा, आप ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप देख लीजिएगा SC ST के दिमाग में आगे रेलवे LIC बिक जाएगी तो हमारी आरक्षण समाप्त हो जाएगा, हमारे को नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये इनको बिल्कुल पता लगेगा वोट के अंदर। वरुण भाई मेरे पास शो में समय नहीं है, इसलिए मैं फिर पूछ रहा हूं, प्रियंका वाड्रा कहां से लड़ेंगी? इस पर आइए ना। प्रियंका गांधी जी अभी निर्णय नहीं, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगी। मेरे को नहीं लगता, संभावना है कि वो चुनाव, इतना छोटा सा चुनाव लड़ेंगी। राष्ट्रीय स्वरूप है उनका, राष्ट्रीय नेता है, वो छोटा सा चुनाव क्या लड़ेंगी? फिर भी अगर पार्टी इतना छोटा सा चुनाव, विधायक का चुनाव है सुशांत भाई। मतलब ये क्या हर्षवर्धन जी सेल्फ गोल जैसा है कि कांग्रेस के नेता यहाँ बैठ के कह रहे हैं विधानसभा का चुनाव जिसको प्रियंका वाड्रा लीड कर रही हैं, वो उनके लिए इतना छोटा चुनाव है कि वो इसको लड़ेंगी नहीं। उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है, नहीं लड़ना चाहिए। और या तो वरुण जी कोई तैयारी कर चुके हैं, कहीं और जाने की तैयारी में तो नहीं है। अगर है तो शुभकामनाएं, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर आज वो कम बोल रहे हैं, कांग्रेस आएगी और जितनी बातें वो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष आएगा, उसमें बहुत विचित्र सा। अपराजिता जी, प्रियंका वाड्रा के लिए ये छोटा मोटा चुनाव बना ही नहीं है। अपराजिता जी, प्रियंका जी नहीं लड़ेंगी, छोटा मोटा चुनाव नहीं लड़ती वो। अंतरजातीय स्तर की नेता है, ये योगी जी ने एक बार कहा था कि वो यूपी में क्यों घूम रही है, अंतरजातीय स्तर की नेता है, उन्होंने कहा था साक्षात्कार में, मुझे याद आ गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में छोटा लग रहा है, तो ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। अब बताइए कि कैसे जीतेंगे? 10 मार्च को ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान है, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान है, ऐसा अपमान न करें। तो प्रियंका गांधी विधानसभा पार्टी कहेगी तो लड़ेंगी, नहीं तो वरुण जी इस देश में एक मुखिया का भी चुनाव हो तो भी वो लोकतंत्र है और उसमें वो लोगों की भावना से जुड़ा होता है। ये कहना कि प्रियंका वाड्रा इतना छोटा मोटा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान क्यों नहीं है? चुनाव लड़ा दो। अगर छोटा की बात करें, मोदी जी सरपंच का चुनाव, अरे भाई लेकिन मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके ना, प्रियंका वाड्रा नहीं बनी है। बन जाए वो भी बन जाए सांसद, वो भी बन जाए PM, उसके बाद ना लड़े। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी का अक्सर राष्ट्रीय नेता, आप देखोगे भी आप चुनाव के बाद। तो आप ये बोलते कि भाई वो संसद का चुनाव लड़ेंगी, उसके लिए विधानसभा चुनाव को डिमीन करने की क्या जरूरत है कि ये छोटा मोटा नहीं लड़ेंगी? मेरा नजरिया बताया कि उनका जिस प्रकार का अक्ष जनता देखती है, इंदिरा गांधी का अक्ष देखती है, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। फिर भी पार्टी कहेगी तो वो पार्टी कहेगी जो छोटा सा चुनाव भी होगा, बड़ा चुनाव होगा, पंचायत का होगा, सब लड़ना पड़ेगा। पर मैं मान गया हर्षवर्धन जी, मुझे एक बात बताइए, मैं मान गया कि उनमें इंदिरा गांधी की छवि दिखती होगी, लेकिन सचिन तेंदुलकर का बेटे में सचिन तेंदुलकर की छवि दिखे पर उसको रणजी तो खेलना पड़ेगा। वो थोड़ी कहेंगे कि मैं सीधा इंटरनेशनल खेलूंगा क्योंकि ये छोटे मोटे मैच में नहीं खेलता। बिल्कुल सही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप विधायक बनते हैं तभी मुख्यमंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं तभी प्रधानमंत्री बनते हैं, और नरेंद्र मोदी गुजरात में करीब 1.5 दशक मुख्यमंत्री रहे, विधायक रहे, उसके बाद ही वो सांसद बने। तो अगर राजीव गांधी, इसका जवाब भी मिल गया। आखिर नरेंद्र मोदी ने भी वहां चुनाव लड़ा सर विधानसभा का। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा था कि मैं छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ता, सीधा PM का चुनाव लड़ूंगा। तो ये बड़ी अजीब बात आपने कही है, जनता सुन रही है, देख रही है, वो तय करेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास